हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। मैं आपका केमिस्ट्री गुरु, केमिस्ट्री प्रोफेसर मोमेंटम की तरफ से जो आपको ये पूरे लेक्चर्स की सीरीज़ दी जा रही है, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिल रही हैं जो आगे आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत सही साबित होने जा रही हैं। पिछला जो लेक्चर आपने मेरा देखा उसके अंदर आपको मैंने जो बोहर का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है और जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें वहां पर आपको याद रखनी है, कौन कौन से फॉर्मूलाज के ऊपर मुख्यतः प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। आज जो बोहर के परमाणु मॉडल पर आधारित प्रश्न हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने के बाद आपसे कोई भी आपसे प्रॉब्लम पूछ लेगा बोहर परमाणु मॉडल में, आप आसानी से उनको बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ है बोहर के परमाणु मॉडल पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला जो मेरा क्वेश्चन है, इनमें से किस कोश की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कोश की त्रिज्या के बराबर होगी। आपको यहां पर देखिए कुछ आयंस दे रखे हैं, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 और सभी के लिए n का मान दे रखा है। n का मतलब कोश की संख्या आपको दे रखी है। अब आपको पूछ ही रहा है कि जो हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम बोहर कोश है उसकी त्रिज्या। तो देखिए इसको कैसे प्रॉब्लम को अटेंड करेंगे, हम ये पढ़ के आ चुके हैं। जो रेडियस या त्रिज्या का मान होता है 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ये देखिए। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान कितना होता है 1 और प्रथम कोश, तो इसका मतलब n का मान भी 1 है। तो प्रथम कोश के हम त्रिज्या को कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा R1 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर बाय z, तो 1 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये जो मान आ रहा है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये समीकरण नंबर 2, इसकी जगह इसको 2 लिख देते हैं। अब ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इनकी भी त्रिज्या हम निकाल के देखते हैं और जिसकी त्रिज्या के बराबर ये मान आ गया वही तो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा है, बराबर होगी। तो देखिए सबसे पहले जैसे ऑप्शन नंबर ए, हीलियम का धनायन और n = 2, तो क्या इसका z मुझे पता है क्या? हाँ, 2 होता है। परमाणु क्रमांक हीलियम धनायन का 2 होता है। तो देखिए R2, क्योंकि n का मान 2 दे रखा है इसलिए R2 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो ये 4 हो गया बाय 2 एंगस्ट्रॉम। क्या इक्वेशन नंबर 2 और 3 बराबर हैं क्या? नहीं, ये बराबर नहीं है। ऐसे ही अगर इसकी जगह मैं बी ऑप्शन को देखता हूं, बी ऑप्शन में लिथियम प्लस 2 गिवन है और यहां पे n का मान 2 गिवन है और लिथियम प्लस 2, ये सारे आपको एक इलेक्ट्रॉनीय सिस्टम दे रखे हैं। जैसा आपने मेरे पहले लेक्चर में देखा है कि बोहर का जो भी परमाणु मॉडल है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनीय सिस्टम के ऊपर आधारित है, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन परमाणु है या फिर हाइड्रोजन से मिलती जुलती प्रजातियां हैं। ये सब हाइड्रोजन से मिलती जुलती प्रजातियां हैं। तो लिथियम प्लस 2, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा R2 इसलिए क्योंकि कोश का मान 2 है। तो द्वितीय कोश की त्रिज्या 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो ये 4 हो गया बाय z, तो 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 4 बोल देते हैं। क्या 2 और 4 बराबर हैं? नहीं, ये भी बराबर नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह लिथियम प्लस 2, सी ऑप्शन में गिवन है, कोश की संख्या 3 गिवन है और z का मान तो 3 ही है, तो ये R3 हो जाएगा। कोश की संख्या 3 गिवन है, 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 9 बाय z एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, क्या ये इक्वेशन 5 2 के इक्वल है क्या? नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। और जो डी ऑप्शन है उसको चेक करिए जरा, बेरिलियम प्लस 3 गिवन है। बेरिलियम प्लस 3 अर्थात
n का मान 2 है और z का मान 4 है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब n का मान 2, तो द्वितीय कोश की त्रिज्या ये हो गया 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 4 बाय z, तो 4 एंगस्ट्रॉम। क्या ये मान 0.529 एंगस्ट्रॉम ही आ रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब समीकरण नंबर 2 ये 0.529, और यहां पर भी ये देखिए दोनों मान बराबर हैं। तो आपको जो यहां पर आंसर बताना है वो ये आंसर बताना है बच्चों, बेरिलियम +3 के द्वितीय कोश की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कोश की त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर हो गया? चलिए अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हाँ बच्चों, तो ये जो अगला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, मुझे लगता है कि इसका आंसर तो आप खुद ही आप बना सकते हैं। देखिए, लिथियम +2 के लिए तृतीय बोहर कोश की त्रिज्या का मान बताइए। लिथियम +2 आपको दे रखा है, लिथियम +2 अर्थात इसका Z 3 है, और तृतीय बोहर कोश इसका मतलब n का मान भी 3 है, और हमको पहले ही पता है रेडियस का फॉर्मूला 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे तृतीय कोश अर्थात R3 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 9/3 एंगस्ट्रॉम। तो कितना हो गया ये बच्चों? 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 एंगस्ट्रॉम। देखिए, लेकिन क्योंकि मुझे नैनोमीटर में दे रखा है आंसर, तो हमको पता है क्या कि जो 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले एंगस्ट्रॉम को मीटर में परिवर्तित कर देता हूं। 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर जो R3 का मान है वो 0.529 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और ये जो 10⁻⁻9 मीटर है, हम इसको नैनोमीटर लिख सकते हैं, और 0.529 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0.0529 हो जाएगा, इंटू 3 और इंटू ये हो जाएगा नैनोमीटर में। ये देखिए, तो ऐसा आंसर कहां दे रखा है आपको? आपको ये आंसर बी में दे रखा है, 3 इंटू 0.0529 नैनोमीटर, अर्थात बी सही आंसर था। तो देखिए, आपने अगर इस प्रॉब्लम को बनाया तो इसका आंसर आपने बी लिखा है क्या? ओके, अगर बी लिखा है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप जरा सभी। हाँ बच्चों, तो अगले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें फिर हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूछ रहा है, द्वितीय तथा तृतीय बोहर कोश के मध्य की दूरी क्या होगी? त्रिज्या की जगह यहां पर दूरी वर्ड यूज किया गया। मतलब इसका मतलब आपसे ये ऐसे पूछ रहा है, देखिए ये नाभिक है, ये प्रथम कोश, ये द्वितीय कोश, ये तृतीय कोश, n = 1, n = 2, n = 3। तो अगर 2 और 3 के मध्य की दूरी निकालनी है, इसका मतलब ये भी त्रिज्या ही है, r ही निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर हाइड्रोजन परमाणु दे रखा है, तो हाइड्रोजन परमाणु अर्थात Z का मान 1 है, और यहां पे द्वितीय और तृतीय, तो पहले n = 2 के लिए हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो R2 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 4/1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही अगर मैं यहां पे n = 3 तृतीय कोश की बात करता हूं, तो जो तृतीय कोश है वो हो जाएगा R3, ये 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 9/1 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। और अब आपको निकालना क्या है? अंतर निकालना है R3 और R2 का। तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9 एंगस्ट्रॉम माइनस 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4 एंगस्ट्रॉम। 0.529 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 9 - 4 एंगस्ट्रॉम, तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 5 एंगस्ट्रॉम। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, आपको देखिए जो रिजल्ट मिलता है
वो ये मिलता है 2.645 एंगस्ट्रॉम। अर्थात जो तृतीय और द्वितीय कोश है हाइड्रोजन परमाणु में, उनके मध्य की दूरी या त्रिज्याओं का अंतर इतना है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये आपको आंसर पता चल गया, ये आंसर है। यहां पे जो हमने R लिखा है, ये हमने R2 निकाला और R3 निकाला और इन दोनों के मध्य का अंतर निकाल लिया, है ना। नाभिक से R2 डिस्टेंस और नाभिक से R3 डिस्टेंस, तो R2 और R3 का जो अंतर है वही इन दोनों के मध्य की दूरी हो गई। इसलिए हमको जो आंसर यहां पर देना है वो D आंसर देना है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अगली प्रॉब्लम को देख लेते हैं, पहले ये लिख लीजिए। हाँ बच्चों, देखिए जो अगला प्रश्न है वो भी एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं क्या। हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि nth कोश तथा n+1th कोश की बोहर त्रिज्याओं का अंतर n-1th कोश की बोहर त्रिज्या के बराबर है, तो n का मान बताओ। आपको n का मान कैलकुलेट करना है, अर्थात n का मतलब एक कोश है। तो पहले तो प्रश्न समझ में आ गया सभी को। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अब आप त्रिज्या वाला जो सूत्र है उसको अप्लाई करके देखिए और बनाकर देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ बच्चों, आप सभी ने ट्राई कर लिया, आपका आंसर आ गया, चेक करिए जरा सभी। जो nth कोश है की त्रिज्या, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु दे रखा है यहां पे, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो परमाणु क्रमांक है वो तो 1 है और nth कोश की त्रिज्या, इसको मैं लिख दूंगा Rn 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। जेड का मान तो अब हमेशा 1 चलेगा। और ऐसे ही जो n+1th कोश है की त्रिज्या, तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसको लिखोगे Rn+1, ये 0.529 मल्टीप्लाई बाय n+1 का होल स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है। और ऐसे ही अगर आपको इसकी जगह n-1th कोश की त्रिज्या लिखनी है, तो n-1th कोश की त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी Rn-1 इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n-1 का होल स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये देखिए बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? अब आपको क्या दिया गया है? आपको दिया यह गया है कि जो Rn-1 है, मतलब वो बराबर है किसके? Rn+1 और Rn के अंतर के। ये देखिए, ये दिया गया है, ये यहां पर दिया गया है। तो मैं Rn-1 की वैल्यू जानता हूं 0.529 इंटू n-1 का होल स्क्वायर, और ये Rn+1 0.529 मल्टीप्लाई बाय n+1 का होल स्क्वायर माइनस 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। ये देखिए सभी में 0.529 कॉमन आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या हम n-1 का होल स्क्वायर या n+1 का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? हाँ, तो ये हो जाएगा, देखिए n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। अर्थात यहां पर जो n स्क्वायर है उसका मान 4n के बराबर आ जाएगा, या फिर n का मान कितना आ जाएगा? 4। अर्थात ये फोर्थ कोश है जिसके लिए ये जो कथन दिया गया है, ये कथन कौन सा कथन? Rn-1 इज इक्वल टू Rn+1 माइनस Rn, ये बिल्कुल सही बैठेगा। तो आप चाहें तो n का मान यहां पर रख दीजिए सभी के अंदर, और फिर आप देखिए दोनों जो ये अंतर है और ये वैल्यू बराबर आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो n का मान यहां पे 4 कहां दे रखा है? डी ऑप्शन में, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। डी सही आंसर था। तो आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए, आपने यही लिखा है क्या बच्चों? देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है।
इनमें से किसके लिए प्रथम कोश की त्रिज्या का मान न्यूनतम है? प्रथम कोश की त्रिज्या का मान न्यूनतम है। ऑप्शंस में आपको गिवन है हाइड्रोजन परमाणु, ट्रिटियम परमाणु, बेरिलियम +3, क्योंकि +3 आवेश है, ट्रिपली आयोनाइज्ड, मतलब 3 बार इसके अंदर से हमने क्या निकाल दिए हैं? इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए +3 चार्ज आ गया है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या? हाँ। और हीलियम +1 यूनिवैलेंटली आयोनाइज, क्या ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? हाँ। तो आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करना चाहते हो क्या? चलिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को चेक कर लीजिए कि आप बना सकते हैं क्या। हाँ बच्चों, तो चेक करवाता हूं। देखिए मैं आपको जो रेडियस का फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। और सबसे पहले क्योंकि यहां पर n का मान हमेशा 1 दे रखा है, प्रथम कोश, तो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु, जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका Z1 है, तो इसलिए R1 0.529 n स्क्वायर बाय z, तो 1 स्क्वायर बाय 1, ये तो एंगस्ट्रॉम है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसके बजाय जो बी ऑप्शन है वहां पे दे रखा है हमको ट्रिटियम। ट्रिटियम आपको मैंने पहले ही बता रखा है क्या है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ट्रिटियम परमाणु। ये देखिए, जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था 1s3 या कैपिटल T से, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? आंसर है 1 ही है, 3 इसका भार है और n का मान तो यहां पर 1 है। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो तो यही आएगी 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे। इसकी जगह अगर मैं सी ऑप्शन को देखता हूं, बेरिलियम +3, तो यहां z का मान 4 है, n का मान तो 1 ही है, तो यहां अगर हम चेक करेंगे तो R1 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 1/4 एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर बाय z है ना। और अगर मैं डी ऑप्शन को देखूंगा तो वहां पे हीलियम प्लस गिवन है हमको, तो z का मान 2 है, n का मान 1 है, प्रथम कोश, तो R1 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो 1/2 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? आंसर है बेरिलियम +3 के लिए आ रही है, ये सी ऑप्शन, ये न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान। और इसलिए आपको यही पूछा गया था, तो हमको सी ऑप्शन के ऊपर टिक करके आना है। तो मुझे लगता है कि त्रिज्या का जो उपयोग है, रेडियस 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ये आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार की मुख्यतः प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। अब मैं वेलोसिटी और ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, जो अगला प्रश्न यहां पे मैंने आपके सामने रखा है, वो जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, चाल का फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रॉन की, उसके आधार के ऊपर रखा है। देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यदि V1, V2 तथा V3 क्रमशः हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चाल है, तब इनमें से कौन सा कथन सही है? और आपको इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3, V1 V2 V3 बराबर हैं। तो देखिए जो वेलोसिटी का सूत्र है वो हमने ये पढ़ा है, Vn 2.188 इंटू 10⁶ Z बाय n मीटर प्रति सेकेंड। और जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना है? 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है। तो अब देखिए N1 प्रथम कोश, तो जब आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालोगे तो V1 2.188 इंटू 10⁶ 1/1 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए ऐसे ही अगर आप n = 2 लोगे, द्वितीय कोश, तो जो द्वितीय कोश है उसके लिए आप यहां पे लिख सकते हो V2 2.188 इंटू 10⁶ इंटू 1/2 मीटर प्रति सेकेंड। और ऐसे ही n = जो 3 है, तृतीय कोश, तो तृतीय कोश के लिए जब आप यहां पे V3 लिखोगे तो 2.188 इंटू 10⁶ 1/3
मीटर प्रति सेकंड। देखो बच्चों क्या देख रहे हैं हम, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, मान लेते हैं ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, अनंत मतलब लास्ट कोश, अनंत कोश, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है v इंफिनिटी पर उसका मान शून्य हो जाता है। और सबसे ज्यादा मान इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का नाभिक के सबसे ज्यादा पास होता है। क्यों? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य सर्वाधिक आकर्षण जहां होगा वहां सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डांस करेगा, घूमेगा, खुश होकर घूमेगा। तो यही फंडा यहां पर है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमसे जैसे जैसे यहां पर हमने देखा कि V1, V2 और V3 में V1 सबसे बड़ा है, फिर V2 है, फिर V3 है, एंड सो ऑन। तो ये इलेक्ट्रॉन की चाल का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, और ये आंसर आपको कहां दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए कुछ और वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला प्रश्न है ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चाल को प्रकाश की चाल के रूप में बताइए। जो प्रकाश की चाल होती है c, ये होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए, और ऑप्शन भी आपको ऐसे दे रखे हैं कि जो प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चाल है v, वो c के बराबर है, या c बटा 137 है, या 137 इंटू c है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या आप प्रॉब्लम को अटेंड करना चाहते हैं? चलिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लो। ठीक है बच्चों, आपने किया? देखें जरा, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका Z1 है और प्रथम कोश अर्थात N भी 1 है। तो जो V1 हो जाएगा 2.188 इंटू 10 की पावर 8, सही है, 10 की पावर 6। ये देखिए, थोड़ा सा भी गलती अगर जल्दबाजी में हो गई तो फिर प्रॉब्लम गड़बड़ हो सकती है। तो ये प्रथम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चाल आ गई, लेकिन मुझे इसको जो प्रकाश की चाल है उसके रूप में परिवर्तित करना है। तो देखिए, हम अभी ये लिखे हैं c का मान 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखिए 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 2 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, और यहां से क्या मैं 10 की पावर 6 का मान निकाल सकता हूं? हाँ, ये हो जाएगा c बटा 3 इंटू 10 की पावर 2 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए, ये समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, जो समीकरण 2 है से 10 की पावर 6 का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। 1 में रखने पर, तो जब तुम ऐसा करोगे, ये देखिए यहां पे 10 की पावर 6 में आपने रख दिया, तो ये आपको देखिए वेलोसिटी जो v1 है वो इतनी मिलेगी 2.188 इंटू, ये हो गया c डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 2। क्या इसको देखो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? c बटा, ये तो 300 है ना, और 2.188 को हम नीचे ले आते हैं। ये देखिए, तो या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों समान है। और फिर 300 को 2.188 से डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे कि आपका आंसर ये आएगा 137। ये देखिए, तो ये आंसर है जो प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चाल है। अगर आप उसको प्रकाश की चाल के रूप में बताना चाहोगे तो ऐसे बता सकते हो। तो इसलिए कहां पर है ये आंसर? बी सही आंसर है। तो अपने आंसर को जरा चेक करिए, आपने क्या यही आंसर लिखा है क्या? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला प्रश्न है ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की चाल के ऊपर ही आधारित है। इनमें से कौन सा प्लॉट हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चाल को मुख्य क्वांटम संख्या, अभी हम क्वांटम संख्याओं से संबंधित आगे प्रश्न अटेंड करेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n अर्थात कोश के फलन के रूप में सही दर्शाता है। मतलब क्या है? जो हमने
इलेक्ट्रॉन की चाल के लिए सूत्र पड़ा है 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए Z तो परमाणु क्रमांक है, इसका मान हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 है, तो ये तो 1 है ना। तो यहां पे अच्छा ये पूरी वैल्यू स्थिरांक है, ये तो कभी बदलती नहीं है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है ये स्थिरांक और बटा n के है। ये देखिए तो ये n और वेलोसिटी में संबंध है, अर्थात जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की चाल घटेगी। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की चाल घटेगी। तो जहां पर n बढ़ रहा है और v घट रहा है वो देखना पड़ेगा। देखिए जैसे ए ऑप्शन है, ये तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे v भी बढ़ रहा है, तो ये तो गलत है। ये ऐसे डी ऑप्शन, ये भी जैसे जैसे n बढ़ रहा है v बढ़ रहा है, ये भी गलत है। जबकि हमारा यहां पे हम क्या देख रहे हैं, n बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की चाल घट रही है, तो या तो b सही है या c सही है। अब b स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये सही आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो v है और n है उनके मध्य स्थिरांक के टर्म्स में रिलेशन है, v स्थिरांक बटा n है। तो इसका मतलब क्योंकि यहां पे कुछ वैल्यू है तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ना आके इस टाइप का कर्व आएगा। जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है वेलोसिटी का मान घट रहा है, तो इसलिए यहां पर आपको जो सही आंसर देना था वो सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सी सही आंसर है। चलिए अगली प्रॉब्लम अब हम ऊर्जा से संबंधित देख लेते हैं। ये लिख लीजिए जरा। देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या जिस कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी ऊर्जा, कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी ऊर्जा। तो आपको मैंने जो पिछली क्लास थी मेरी उसमें मैंने ऊर्जा का मान बताया था। ये ऊर्जा इतनी है, देखिए -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, या फिर -21.8 इंटू 10 की पावर -19 Z²/n² जूल प्रति एटम। ये देखिए बच्चों, ये मान हम पढ़ के आ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे यहां पे मैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखिए कुछ कोशों की ऊर्जा निकालता हूं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है बच्चों। ये तो मेरा सभी बच्चों को सजेशन होता है कम से कम पहले जो 4 कोश हैं हाइड्रोजन परमाणु के, उनके लिए तो ऊर्जा रट लीजिए। अगर नहीं रटी जाती तो आप तो आसानी से तो निकाल ही सकते हैं। जैसे देखिए n=1, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान हमेशा 1 है। n=1 को हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट अर्थात जो न्यूनतम ऊर्जा तल है, न्यूनतम ऊर्जा, यहां पे सबसे कम ऊर्जा होगी, न्यूनतम ऊर्जा तल, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में लिखते हैं तो E1 -13.6 ये हो जाएगा 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो ये मान कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये देखिए, ऐसे ही जब तुम n=2 के लिए लिखोगे तो n=2, इसका मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्यों? क्योंकि अब ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो ये प्रथम जो उत्तेजित अवस्था है इसके अंदर जो E2 है अर्थात दूसरे कोश की ऊर्जा -13.6 इंटू Z², तो 1²
एन स्क्वायर, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आएगा। ये देखिए, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। ऐसे ही n = 3, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अर्थात द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो जो द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा E3 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर बटा ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आएगा। तो जिस प्रकार से मुझे याद है, आपको तो एग्जाम देना है, आपको तो एकदम टिस पर होना चाहिए। ऐसे ही n = 4, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। देखिए ऊर्जा का मान बढ़ता जा रहा है। ये देखिए पहले -13.6 थी, -3.4, -1.51 है ना, बढ़ता जा रहा है ये मान। तो ये हम बोलेंगे तृतीय उत्तेजित अवस्था। तो तृतीय उत्तेजित अवस्था, इसका मतलब ये E4 -13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो देखिए बच्चों, ये माना जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो हाइड्रोजन परमाणु के पहले जो 4 कोश हैं उनकी ऊर्जा तो रट लीजिए। अगर ऊर्जा पता है तो इनका अंतर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए डेल्टा E, E2 और E1 का अंतर, E2 -3.4 और E1 -13.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम मिल जाएगा। ऐसे ही अगर तुमसे पूछा जाता है E3 और E1 का अंतर, तो E3 -1.51 और E1 -13.6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपको 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पे निकालता हूं E4 और E2 का अंतर, तो E4 -0.85 और E2 -3.4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3.4 में से 0.85 को घटाओगे तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु आ जाएगा। ये देखिए, तो कम से कम ये अंतर आपको रटा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, इसको अगर मैं घर पे लगी हुई एक सीडी के साथ तुलना करता हूं, ये देखिए, ये सीडी के विभिन्न स्टेप हैं, ये नाभिक है। ये देखिए, ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये n = 4 है। ये हाइड्रोजन परमाणु है। ये तो जो प्रथम कोश है उसके लिए हमने ऊर्जा कितनी लिखी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। द्वितीय के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तृतीय के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। चतुर्थ के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये देखिए, और ये भी अभी हमने लिखा कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रथम कोश में है और उसको द्वितीय में जाना है तो उसको ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, अवशोषित। ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो अवशोषित, क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही है, और ऊपर से नीचे आएंगे उत्सर्जित। तो कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन प्रथम से तृतीय में जाना चाहता है तो उसको कितनी ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, 12.09। ये देखिए, ठीक है। तो ऊपर जाने पर ऊर्जा अवशोषित, नीचे आने पर ऊर्जा उत्सर्जित। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये वैल्यूज अगर आपको रटी हुई हैं, आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम को अटेंड कर पाएंगे। तो देखिए, मैं कुछ और ऊर्जा से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहां पर ऐड करता हूं। पहले तो ये सभी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों, देखिए, तो ऊर्जा के ऊपर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए E2 - E1 तथा E4 - E3 का अनुपात निकालो। ये ऊर्जाओं का अंतर दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। और अभी आपको मैंने हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित कुछ ऊर्जाओं के मान बताए। तो देखिए, E1, E2, E3, E4 सब दे रखे हैं यहाँ पे।
तो जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु क्या क्या मान बताए? हाइड्रोजन परमाणु जिसका Z का मान क्या है? 1 है। E1 का मान कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। क्या हम इसको जूल में लिख सकते थे? हाँ, ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। E2 का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। E3 का मान -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम और E4 का मान -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। अब सबसे पहले हम E2 माइनस E1 निकालेंगे। तो E2 माइनस E1 अर्थात -3.4 और -13.6, तो ये तो आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और ऐसे ही आपको E4 माइनस E3 बोल रहा है। अभी हमने E4 माइनस E2 निकाला था, तो E4 ये तो है -0.85 और E3 ये है -1.51। ये देखिए, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो आप कैलकुलेट करोगे और उसके बाद हम यहां जो E2 माइनस E1 है और डिवाइड बाय E4 माइनस E3 इसको कैलकुलेट करेंगे। तो E2 माइनस E1 ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डिवाइड बाय ये -0.85 माइनस 1.51। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे लगभग ये आंसर 15 आएगा। क्या आएगा? 15। तो यहां आपको आंसर बी टिक करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो पहले 4 कोश हैं, कोशों में से किन्हीं 2 की त्रिज्याओं का अनुपात, इसको हम अनुपात कर देते हैं 1/4 है। अनुपात 1/4 है। तो फिर बताइए उन कोशों की ऊर्जाओं का अंतर क्या होगा? मतलब आपको त्रिज्याओं का अनुपात 1/4 दे रखा है, जिससे पहले पता करना पड़ेगा कि किन त्रिज्याओं का अनुपात पहले 4 कोशों में से 1/4 है। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस प्रॉब्लम को। रेडियस का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, यही होता है। और हाइड्रोजन परमाणु, इसके लिए Z का मान 1 है ना। तो देखिए n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, 4 कोश। तो R1 0.529 मल्टीप्लाई बाय 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि n का मान 1 है तो n² 1 होगा। द्वितीय कोश 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4 एंगस्ट्रॉम। तृतीय कोश 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9 एंगस्ट्रॉम और चतुर्थ 0.529 मल्टीप्लाई बाय 16 एंगस्ट्रॉम। अब अगर मैं यहां पे R1 और R2 का अनुपात देखता हूं, R1/R2, तो 0.529 से 0.529 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1/4 ये आ रहा है। इसका मतलब जो द्वितीय कोश है और प्रथम कोश है हाइड्रोजन परमाणु में, उनकी ऊर्जाओं का अंतर, तो ये तो अभी हम लिख के आए हैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए, क्यों बच्चों, है नहीं है? अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु के अलावा जितने भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऊर्जा तो किसी का भी निकाल सकते हैं, बट मुख्य हाइड्रोजन परमाणु ही है ना। ऐसे ही यहां पे R1 और R3 ये तो 1/4 नहीं होगा, R2/R4 ये देखिए ये 1/4 होगा। कैसे? ये 4/16 मतलब 1/4। इसका मतलब E4 और E2 का जो अंतर है वो हमको यहां पे चेक करना है, जो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये देखिए, इसके अलावा कहीं भी 1/4 नहीं है। तो देखिए या तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको ऑप्शन में कहां दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है क्या? नहीं। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है क्या? हाँ, बी आंसर सही है। सी में दे रखा है क्या? नहीं। डी में दे रखा है क्या? नहीं। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर था, इसके अंदर आपको ये मैंने समझा दिया कि बोहर का जो परमाणु मॉडल है उसमें ऊर्जा, त्रिज्या और वेलोसिटी मतलब चाल, उससे संबंधित किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं, प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली जो क्लास आप मेरी देखेंगे उसके
अंदर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, बोहर का परमाणु मॉडल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित प्रश्न बताता हुआ दिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस लेक्चर के बाद आपको ऊर्जा, रेडियस दैट इज त्रिज्या और वेलोसिटी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम मिलेगी आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।